हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकरी प्लस अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी के एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसकी वजह से हम एसएससी सीएचएसएल 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका मिलेगा। हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है या फिर थ्योरी नहीं पढ़ी है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको यहाँ बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, और जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की हमारी क्लास है प्रैक्टिस 8वीं क्लास है, यानी कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और उम्मीद करता हूं जो हम सीरीज चला रहे हैं वो आपके सपनों को नई उड़ान देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी पेरियार। कावनी, अर्कावती और अमरावती कावेरी की सहायक नदियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी। आइए देखते हैं इन सभी नदियों को लोकेशन देखेंगे और इन सभी नदियों की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां देखेंगे मैप पर। देखिए ये है हमारे पास कर्नाटक और ये है हमारे पास केरल। कर्नाटक में इस जगह है ब्रह्मगिरी पर्वत, और ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम होता है कावेरी नदी का, ठीक है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। आपको याद रखना है, इसका उद्गम है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से, कावेरी नदी का उद्गम होता है। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में, इसका मुहाना है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अच्छा, इस तरफ का बंगाल की खाड़ी को बोलते हैं, इस तरफ को बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और ये वाला अरब सागर है। अच्छा, इसकी कई सहायक नदियां हैं। सहायक नदी में आ जाती है हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये बाएं सिरे की सहायक नदियां हैं। ये है हमारे पास हेमावती, और यहाँ पे पड़ती है हमारे पास शिमशा, और यहाँ हो जाती है अर्कावती नदी, ठीक है। और इसकी दाएं सिरे की सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी और अमरावती। इसकी दाएं सिरे की सहायक नदियां हैं, ये है हमारे पास लक्ष्मण तीर्थ, और ये है काबिनी, और ये है भवानी, और ये है अमरावती नदी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारी कावेरी नदी और कावेरी नदी की सहायक नदियां। आगे देखते हैं, कावेरी नदी पर कुछ बांध भी बने हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। कृष्णा राजा सागर बांध और शिव समुद्रम बांध, ये कर्नाटक में ही बने हुए हैं, ये कावेरी नदी पर बने हुए हैं। इसके अलावा एक मेट्टूर बांध है जो कि तमिलनाडु में बना हुआ है, कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कावेरी जल विवाद है। और इसके बाद केरल में आ जाती है एक है पेरियार नदी, जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। और इस पेरियार नदी पर बना हुआ है इडुक्की बांध, ठीक है। कौन सा बांध बना हुआ है? इडुक्की बांध। याद रखेंगे पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इडुक्की बांध। तो ये है हमारे पास पेरियार नदी जो कि केरल में स्थित है। याद रखेंगे आप इस चीज को। आगे चलते हैं, देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे साबरमती और लूनी नदी की लोकेशन और इसकी सहायक नदियां। देखिए ये है हमारे पास सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जैसे कि आपको पता होगा ये राजस्थान में ही है। अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है साबरमती नदी। कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि सेई इसकी सहायक नदी है, और वाकल, हाथमती और वेतरक भी इसकी सहायक नदियां हैं। ये है हमारे पास वाकल, और ये है हाथमती, और ये है वेतरक। ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। अच्छा, साबरमती कहाँ पे जाके इसका मुहाना कहाँ पर है? ये अरब सागर में इसका मुहाना है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अच्छा सॉरी, ये अरब सागर है भाई, बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये अरब सागर है, गलत हो गया है, सॉरी। अच्छा, लूनी नदी देखेंगे। लूनी नदी का उद्गम अरावली की नाग पहाड़ी से होता है। लूनी नदी का उद्गम यहाँ पे अरावली है, नाग पहाड़ी है, यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। इसकी भी कई सहायक नदियां हैं, जोजड़ी, सुकड़ी और जवाई इसकी सहायक नदी हैं। आइए देखेंगे यहाँ पर मैप में। ये है जोजड़ी नदी जो कि ऊपर से आती है, ये है सुकड़ी नदी, और ये है जवाई नदी, ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों को। और ये लूनी नदी आकर ये कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। यहाँ पे कच्छ का रण है जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ का रण, और गुजरात के कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है लूनी नदी, याद रखेंगे इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल या फिर ऑप्शन डी कोरियोलिस बल। तो व्यापारिक पवनें कोरियोलिस बल के वजह से चलती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोरियोलिस बल। देखेंगे कोरियोलिस बल क्या होता है। कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूमने से जो झटके लगते हैं उनको कोरियोलिस बल कहते हैं। और इन कोरियोलिस बल की वजह से ही पृथ्वी पर 3 प्रकार की पवनें उत्पन्न होती हैं, और इन तीनों की तीनों पवनें अपनी निश्चित दिशा में चलती हैं।
पहली पवन होती है व्यापारिक पवन, दूसरी होती है पछुआ पवन और तीसरी होती है पूर्वा पवन। ठीक है, याद रखेंगे। और ये पवनें जो होती हैं वो सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर या पेटी की ओर चलती हैं, आपको याद रखना है। आइए देखते हैं हम व्यापारिक पछुआ पूर्वा पवनों को ग्लोब पर, पृथ्वी पर किस तरह से और कहां से कहां तक चलती हैं। देखिए, यह है हमारे पास ग्लोब और ये है हमारे पास विषुववृत्तीय निम्न दाब की पेटी। अच्छा, हमारे पूरे ग्लोब पर, हमारी पूरी पृथ्वी पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां होती हैं। अभी हम इसका डिस्कस कर लेंगे 7 पेटियां कौन सी होती हैं। सबसे बीच में होती है विषुववृत्तीय निम्न दाब की पेटी, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक चलती है। ठीक है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक होती है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। इनके जो एरिया रहता है 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके जो 30 डिग्री के अक्ष को जो बोलते हैं अश्वच्छ कह देते हैं। ठीक है, अस्वच्छ कहते हैं, 30 डिग्री अक्ष को अस्वच्छ भी कह देते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसको हम डोल ड्रम भी कह देते हैं। ये आपका विषुववृत्तीय निम्न दाब की पेटी में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को डोल ड्रम कह देते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, एक ये होती है हमारे पास उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ऊपर भी उत्तरी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इसका एरिया रहता है 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच का। और ये हो जाती है हमारे पास ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो जाता है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी और नीचे वाला भी आ जाता है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। अब हम देखेंगे इस पे पवन कैसे कहां से कहां तक चलती है। देखिए, मैंने भी अभी आपको पीछे बताया है कि पवन जो चलती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। सबसे पहले आप इस एरिया को देखेंगे, ये उच्च दाब है और उसके नीचे भी निम्न दाब है और उसके ऊपर भी निम्न दाब है। तो हमेशा इसमें पवन जो चलेगी ऊपर से नीचे की ओर चलेगी। तो ये व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये है हमारे पास व्यापारिक पवनें। उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलती है, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब से लेकर विषुववृत्तीय रेखा की विषुववृत्तीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है व्यापारिक पवनें। ठीक है, इधर चलती है और नीचे से भी इस तरफ चलते हैं विषुववृत्तीय की तरफ। ठीक है, ये होती है व्यापारिक पवनें, याद रखना आप इन्हें। अच्छा, अब आती है पछुआ पवनें। हमने अभी बताया था उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो उच्च दाब तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है ये। ठीक है, यहाँ से पवन कहाँ की तरफ चलेगी, एक तो नीचे आ जाएगी और एक ऊपर चली जाएगी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी को चली जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पछुआ पवनें। क्या बोलते हैं इसको? पछुआ पवनें। नीचे भी इसको क्या कहते हैं? पछुआ पवनें। इसके बाद बचती है पूर्वा पवन। तो ये होती है हमारे पास पूर्वा पवन। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर पवन चलती है और ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर पवन चलेगी, पूर्वा पवन। ठीक है, ये होती है इसकी पूर्वा पवन, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आइए देखते हैं, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, या फिर ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों पर भी नियंत्रण रखता है। आइए थोड़ा देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में और हिल्टन यंग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके पहले अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ हैं, लेकिन इसके पहले भारतीय अध्यक्ष हैं सीडी देशमुख। और आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आई हुई चीज है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी। 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल पूरी तरह से सरकारी बना दिया था। 1 जनवरी 1949 को याद रखेंगे इसे। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संचालन 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संचालन होता है। ये 21 सदस्य होते हैं, इनमें से एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर और 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। तो ये 21 लोग मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है बैंकों पर नियंत्रण करना, नोट का निर्गमन करना और मुद्रा का विनिमय करना, एक्सचेंज करना। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में और इसके उद्देश्य है बीमा सेक्टर में सुधार लाना, बीमा से संबंधित शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना
ठीक है, इसका काम होता है। वैसे भी इसके नाम से पता चल रहा है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका काम बीमा संबंधी बीमा सेक्टर में सुधार लाना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सेबी। सेबी होता है, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका काम, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और इसका कार्य या उद्देश्य होता है शेयर बाजार पर नियंत्रण करना और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सेबी का काम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। शेर शाह का मकबरा है बिहार के अंदर, बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। आइए देखेंगे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र में क्या किसी के मकबरे हैं? तो हैं, तो किसके मकबरे हैं ये भी देख लेंगे। देखिए, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, अकबर का मकबरा आगरा में है और एतमाउद्दौला का मकबरा भी आगरा में है। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। आगरा में दो मकबरे कौन कौन से? अकबर का मकबरा और एतमाउद्दौला का मकबरा। अच्छा, सफदरगंज का मकबरा है दिल्ली में और हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में। वो हुमायूं के मकबरे को याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है। और बीबी का मकबरा है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप ये सारी चीजें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज या फिर ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में महाराष्ट्र में और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले ने, और उनका उद्देश्य था जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता लाना, ये इनका उद्देश्य था। सबसे पहले इस संगठन ने सबसे पहले अस्पृश्य और कमजोर वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए और नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय खुलवाए थे इस संगठन ने, याद रखेंगे आप इन्हें। आइए देखेंगे थियोसॉफिकल आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बारे में भी सारी चीजें देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हैं मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट, इसके संस्थापक हैं। और 1882 में मद्रास के आडियार जिले में इसकी एक शाखा खोली गई थी, याद रखेंगे, जो कि बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बन गई थी। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों और दर्शनों में एकता ढूंढना और विश्व भाईचारा को बढ़ावा देना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। 1889 में एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, जो इसकी सदस्य बनकर भारत आई थी और इन्होंने ही 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। याद रखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके सहयोग से बना था? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बना था। आगे चलते हैं, एनी बेसेंट ने ही भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, याद रखेंगे इस चीज को कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने की। और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी और इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम था मूल शंकर और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? ये था दयानंद सरस्वती का नारा, याद रखेंगे आप इसे। इनके गुरु का नाम था विरजानंद, कई क्वेश्चन में आ जाता है भैया दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है, वो इनके गुरु का नाम विरजानंद। अच्छा, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, लेकिन महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था इन्होंने, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी और इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे और इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अच्छा, इन्होंने हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई और मूर्ति पूजा का विरोध किया था और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत भी करवाया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने, याद रखेंगे इसे। अच्छा, ये एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। एक ईश्वरवाद से मतलब होता है एक ईश्वर पर विश्वास रखने वाले।
और इन्होंने एकेश्वरवाद मत के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया था। ठीक है, इसके अलावा 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदी कॉलेज की स्थापना की और 1825 में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, ये आपको याद रखना होगा। और इन्होंने मिरातुल अखबार जो कि फारसी में, और तोहफत उल मुहद्दीन जो कि फारसी में था, और संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, इन सभी अखबारों के सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे आप इन सब चीजों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, निर्णय मांग और आपूर्ति की ताकतों पर आधारित होते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है कि निर्णय जो होता है वो मांग और आपूर्ति की ताकत पर ही डिपेंड करता है। ऑप्शन बी देखेंगे कारक लाभ उत्पादन के कारकों की उत्पादकता पर आधारित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं। ये गलत है भैया कि सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। आर्थिक निर्णय मांग और आपूर्ति पर आधारित होते हैं और आर्थिक निर्णय जो लिए जाते हैं वो बाजार पर नियंत्रित होकर, बाजार पर आधारित होकर लिए जाते हैं आर्थिक निर्णय को, तो आर्थिक नियोजक उनको तय नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि उसने गलत पूछा है, तो यही इसका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे हम थोड़ा मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था को थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या होती है मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था और इसकी विशेषता को समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है और बाजार बल ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी विशेषता है, इस पर निजी स्वामित्व होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ज्यादातर निजी लोगों के पास होता है, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है, बाजार में कई सारे विक्रेता और खरीदार होते हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और यही प्रतिस्पर्धा सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों को तय करती है। इसके अलावा मांग और पूर्ति भी किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मांग और पूर्ति के हिसाब से निर्धारित होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। जी बिल्कुल सही बात है, आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। देखिए, आरबीआई ही बैंकों पर नियंत्रण करता है और आरबीआई तो बैंकों पर नियंत्रण करेगा तो बैंक दर भी तय करेगा आरबीआई। तो ये ऑप्शन बी, ए तो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए और खुले बाजार की क्रिया करता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया। देखो, सेबी का अर्थव्यवस्था में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करता है सेबी, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो इसने बी ही असत्य कथन ही पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देख लेंगे सी और डी को भी देख लेते हैं। आरबीआई 100 रुपए की करेंसी नोट छापता है। जी बिल्कुल सही बात है, आरबीआई 100 रुपए करेंसी नोट छापता है और वित्त मंत्रालय 1 रुपए का सिक्का जारी करता है। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने असत्य पूछा है तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी, गणराज्य, ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी, संप्रभु सार्वभौम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष संविधान में मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। 3 नए शब्द कौन से हैं? 3 नए शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, ये जोड़े गए हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए हैं जो कि सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं, याद रखेंगे इसे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है हमारे संविधान में। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है इसे देख लेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। पहले हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? तो अभी हमने पीछे देखा है, मैंने भी आपको बताया 11वां, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है और 11वां मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आ भी जाता है, आपको याद रखना होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए 51A का क, ऑप्शन बी 51A का ज,
जे, ऑप्शन सी 51A का आई और ऑप्शन डी 51A का एच। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए के तो आपका के किस नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 51A का के। अच्छा, जे, आई और एच, यानी कि 10वां मौलिक कर्तव्य, 9वां मौलिक कर्तव्य और 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है, इसे देख लेंगे। अच्छा, जे 10 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, आता होगा आपको ये, ठीक है। देखेंगे 51A का जे में क्या आता है? व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, ये 51A का जे है। 51A का आई क्या है? 51A का आई है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, 51A के आई में, यानी कि 9वें मौलिक कर्तव्य में है। और 8वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना, ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? पीएम दक्ष योजना के तहत 3000 रुपए दिए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3000 रुपए। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी एच सी मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी बी एन राव। तो इसका सही जवाब है, कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था बी एन राव को। इसका सही जवाब ऑप्शन डी बी एन राव हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर कौन थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए देखेंगे थोड़ी सी इनसे रिलेटेड तो कुछ बातें। एस सी मुखर्जी कौन थे? ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अच्छा, तो फिर अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सचिंद्र नाथ सिन्हा। ये आपको याद रखना, मैंने इसे मेंशन नहीं किया, याद रखना है आपको। आगे चलेंगे और प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इस समिति में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कौन कौन थे। सबसे पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ये जो कि अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आपको निर्वाचक क्षेत्र भी याद होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र था बंगाल, लेकिन विभाजन के बाद वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। फिर इनका दोबारा से निर्वाचन हुआ महाराष्ट्र से, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, और थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और थे डॉक्टर के एम मुंशी, और 5वें नंबर पर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 6ठे नंबर पर थे एन माधव राव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी। और 7 में थे टी टी कृष्णामचारी, इन्होंने डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ली थी, टी टी कृष्णामचारी ने। आपको ये दो बहुत जरूरी याद रखने हैं ये, क्योंकि ये इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एन माधव राव ने किसकी जगह ली थी? बी एल मित्र की। और डीपी खेतान की जगह किसने ली थी? टी टी कृष्णामचारी ने, ठीक है, याद रखेंगे। से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एस ब्लॉक तत्व एक चांदी के समान सफेद धातु है जिसका उपयोग जाइरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकेल के मिश्र धातु में किया जाता है? ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी रूबिडियम, ऑप्शन सी फ्रेंशियम, या फिर ऑप्शन डी सीजियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेरिलियम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी एलपीजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का एक प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। अच्छा, हम देखेंगे बायोगैस क्या होती है, बायोगैस किसे कहते हैं। बायोगैस एक ज्वलनशील गैस होती है जो जैविक पदार्थों के टूटने से बनती है। और ये जैविक पदार्थ कौन से होते हैं? ये जैविक पदार्थ होते हैं जैसे पशुओं के गोबर हो सकता है, खाद्य अपशिष्ट हो सकता है, वनस्पति अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मीथेन इसका प्रमुख घटक होता है और ये बिना धुआं किए जलने वाली गैस होती है बायोगैस। हम देखेंगे सीएनजी, हाइड्रोजन, एलपीजी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। देखते हैं सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और मीथेन गैस को उच्च दाब पर संकुचित करके बनाई जाती है सीएनजी गैस। सीएनजी गैस कैसे बनाई जाती है? मीथेन को संकुचित करके बनाई जाती है सीएनजी गैस। इसका इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है सीएनजी गैस का इस्तेमाल। और सीएनजी गैस वायु से भी हल्की होती है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको याद रखना होगा। अच्छा, ये वायु से भारी होती है और इसका उपयोग रसोई में खाना बनाने के लिए किया जाता है।
एलपीजी का यूज रसोई में खाना बनाने के लिए किया जाता है, आपको पता होगा ये। और हाइड्रोजन गैस के बारे में देखेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है और ये बहुत ज्वलनशील होती है और इसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में भी किया जाता है, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितनी है? ऑप्शन ए 67,956, 63,950, 91,604 या फिर 82,402। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 67,956। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अच्छा, जब बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की, तो हम थोड़ी सी भारतीय रेलवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी ले लेते हैं। भारतीय रेलवे में देखेंगे, भारत में पहली बार ट्रेन फेरी क्वीन चली थी और जो कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे चली थी। और ये किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इसके अलावा पहली विद्युत ट्रेन चली थी दक्कन क्यून 1925 में चली थी और जो कि मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। और हमारे भारत में रेलवे के वर्तमान में कुल 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है, याद रखेंगे। जोन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि रेलवे के कितने जोन है हमारे भारत में? 18 जोन है जो जनरल मैनेजर के अधीन आते हैं। अच्छा, जोन 18 हैं तो डिवीजन कितने हैं? डिवीजन है 69 डिवीजन है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी केरल। तो मोहिनीअट्टम केरल की वो नृत्य शैली है। अच्छा, मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता हो मोहिनीअट्टम कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मणिपुरी, मणिपुर से रिलेट है। सत्रिया, असम से रिलेटेड है। और ओडिसी, उड़ीसा से रिलेट करता है। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल से रिलेट करते हैं। और एंड लास्ट का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से रिलेट करता है। तो ये हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको सारे के सारे याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खय्याम, ऑप्शन बी एस डी वर्मन, ऑप्शन सी आर डी वर्मन या फिर ऑप्शन डी अनु मलिक। तो इसका सही जवाब है आर डी वर्मन। आर डी वर्मन को पंचम के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी मालेगाम समिति, ऑप्शन सी दीपक पारेख समिति, ऑप्शन डी पीके मोहंती समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मालेगाम समिति। मालेगाम समिति की सिफारिश पर ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किया जाता है। देखेंगे थोड़े से नरसिम्हन समिति और इन सारी समितियों के बारे में। नरसिम्हन समिति की स्थापना 1991 में हुई थी और इसको वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना और उसे मजबूत कर बनाना, ये नरसिम्हन समिति का उद्देश्य है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, दीपक पारेख समिति की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका उद्देश्य है मौजूदा ढांचे में निवेश के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना। ध्यान से समझेंगे क्या? मौजूदा ढांचे में निवेश के लिए मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना, जैसे कि देश में बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक बदलावों का सुझाव देना, ये इस समिति का उद्देश्य है। बुनियादी ढांचे क्या होते हैं? बुनियादी ढांचे में आ जाता है सड़कें, पुल, बिजली, सिंचाई, ये सब बुनियादी ढांचे होते हैं। आइए देखेंगे पीके मोहंती समिति की स्थापना आरबीआई के द्वारा 2013 में कराई गई थी और इसका उद्देश्य था एनबीएफसी क्षेत्र के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा करने और इसकी स्थिरता को, विकास को बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था पीके मोहंती समिति को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक एचडीआई मान क्या था? ऑप्शन ए 0.768, ऑप्शन बी 0.645, ऑप्शन सी 0.557 या फिर ऑप्शन डी 0.750। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0.768। अच्छा, एचडीआई के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव विकास के 3 मूलभूत सिद्धांतों का मूल्यांकन करता है एचडीआई। और वो कौन कौन से हैं? पहला है जीवन स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य है और तीसरा है देश में औसत प्रदर्शन। एचडीआई की गणना
यूएनडीपी करती है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी करती है। 2021-22 में भारत की रैंक 0.633 मान के साथ 132 थी और चीन की रैंक थी 79। ठीक है, याद रखेंगे चीन की रैंक 79 थी और भारत की रैंक थी 132। अभी तक 2021-22 में ही इसकी गणना हुई है, अभी 2023-24 की इसकी गणना नहीं हुई है। और ये हर 2 साल में इसकी रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन अभी 2023-24 का अभी रिजल्ट नहीं आया है। याद रखेंगे। क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने कुछ ऑप्शन, इसने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनको हमें देखना है और उनको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला पॉइंट है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। जी बिल्कुल सही बात है, हरित क्रांति शब्द का यूज, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। इसका दूसरा पॉइंट है, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जी बिल्कुल ये भी सही है, बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जी बिल्कुल ये गलत है, एमएस रंधावा को हरित क्रांति का जनक नहीं कहा जाता। हरित क्रांति के जनक माना जाता है भारत में एमएस स्वामीनाथन को। तो इसका सही, इसके ऊपर के 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन वो पॉइंट पहला और पॉइंट दूसरा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। देखेंगे थोड़ा सा हरित क्रांति के विषय में। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय 1966 में हुई थी और इसके जनक जो है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और हरित क्रांति शब्द जो किसने दिया था, विलियम गार्ड ने दिया था। ये दोनों, यही दोनों पॉइंट इसने हमें दे रखे थे। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है और एमएस स्वामीनाथन का नाम आपको बहुत ज्यादा याद रखना है क्योंकि इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, 4 लोगों को और सम्मानित किया गया, ओवरऑल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है इसे देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हरित क्रांति के विषय में जानेंगे। देखिए, प्रथम हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था, यानी उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था और इसमें मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया था, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और धान के उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन दलहन और तिलहन का उत्पादन इसमें से घट गया था। और हरित क्रांति का केंद्र है शामली, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का केंद्र है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाई फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था, द्वितीय हरित क्रांति में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम ये भारत रत्न के प्राप्तकर्ता देख लेते हैं 2024 में किस किस को भारत रत्न मिला है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, इन 5 को भारत रत्न से नवाजा गया है। आपको याद रखना है 2024 के हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बलकार सिद्धू को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए पंजाब के लोक नृत्य, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी छऊ या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बलकार सिद्धू, आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा कि ये कहाँ से रिलेट करते होंगे, पंजाब से रिलेट करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब के लोक नृत्य। देखिए, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, महाराष्ट्र में कई सारे लोक नृत्य होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पंजाब के लोक नृत्य देख लेते हैं। पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? नकुला झूली लुड्डी, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा है भांगड़ा गिद्दा धूमल तीजन बागा और सम्मी केकली जागो धनकरा धूमल और डफ धमान। आपको इसी तरह से लिखने हैं और आपको इसी तरह से पढ़ने हैं, 2-2 बार पढ़ लेने, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, छऊ एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है और छऊ की 3 किस्में होती हैं और तीनों किस्में अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की पुरुलिया छऊ और झारखंड की सरायकेला छऊ और उड़ीसा की मयूरभंज छऊ। ठीक है, ये तीनों किस्में हैं छऊ की। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावनी कोली डिंडी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तमाशा धनगढ़ी गाजा और लेजिम पोवाड़ा नकटा गफा, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है? ऑप्शन ए डेविड ब्रूस्टर, ऑप्शन बी हेनरी मोसले, ऑप्शन सी क्रिश्चियन जोहान डॉपलर या फिर ऑप्शन डी हेनरिक फ्रेडरिच लेंज। तो इसका सही जवाब है लेंज। देखिए, लेंज ने ही ये सिद्धांत दिया था, लेंज ने ये नियम दिया था। लेंज का नियम क्या है उसे देख लेंगे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। लेंज का नियम विद्युत चुंबक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो क्या है इसे देखेंगे। जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और ये प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है।
तो ये है लेंसकन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ स्टेट दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं फेस्टिवल। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, यहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं ये हम चेक करेंगे। देखेंगे झारखंड में कर्मा त्योहार मनाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में चित्रौल मनाया जाता है, और तेलंगाना में मनाया जाता है बैठुकम्मा, और पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी। तो इसकी सही सीरीज क्या हो जाएगी, झारखंड का ए, यानी कि ए का 1 और बी का 2। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में, पहले 2 ही को चेक करते हैं। ए का फर्स्ट, क्योंकि ए का फर्स्ट, यहाँ ए का 4 है, यहाँ ए का 3 है, यहाँ ए का 2 है, ए का फर्स्ट ए की जगह, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं झारखंड में, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए झारखंड में मनाया जाता है भगत पर्व, टूसू पर्व, और सरहुल सोहराई, इसके अलावा फगुआ चांडी, मुंडा हल पूर्णिया, और धनवनी जीतिया। आपको इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से याद करना है, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, पंजाब में कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, पंजाब में मनाए जाते हैं होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व और लोहड़ी, ये पंजाब में मनाए जाते हैं। आगे चलते हैं और हम देखेंगे अभी तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश का। तेलंगाना में मनाए जाते हैं बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, अलाई बलाई, ये हैं तेलंगाना के। हिमाचल प्रदेश के देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के हैं हालड़ा, साजो, ललवाड़ी, इसके अलावा मनाए जाते हैं पूरी, पुलेच, और गोथी डूंगरी, चैत्रौल, और कोयल म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ महासाजी। तो ये कुछ त्योहार मनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। बस आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।